अस्सलाम वालेकुम। चुगताई लैब के सेशन आपकी सेहत हमारे साथ के साथ हम मौजूद हैं आपके सामने। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, एक दूसरे का ख्याल रख रहे होंगे और अपनी सेहत पे स्पेशल फोकस कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम डिफरेंट हेल्थ केयर टॉपिक्स के बारे में आपको आगाही देते रहते हैं, डिफरेंट जो करंट हेल्थ ट्रेंड्स होते हैं उनके बारे में आपको बताते रहते हैं। तो आज के भी सेशन में हम एक बहुत ज़रूरी जो एस्पेक्ट है हमारी ज़िंदगी का उसके बारे में बात करेंगे और किस तरह से वो हमें इम्पैक्ट कर रहा है। अगर हम बात करें पाकिस्तान में, तो बहुत रिसेंटली एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है, स्पेसिफिकली इन लाहौर, जो कि है स्मॉग और एयर पोल्यूशन। किस तरह से स्मॉग जो है वो अब सर्दियों में हमें नज़र भी आना शुरू हो जाती है और हमारी सेहत को इम्पैक्ट कर रही होती है। बट वैसे स्मॉग अगर आप रिसर्चेस वगैरह पढ़ें तो इट्स प्रेजेंट ऑल द टाइम, बिकॉज एयर पोल्यूशन हमेशा होती है। हम लोग अगर स्टैटिस्टिक्स देख लें तो 128,000 पीपल in Pakistan die because of reasons that are related to air pollution. So बहुत बड़ा नंबर है और इस चीज़ को एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारी सेहत जो है वो किस तरह से इम्पैक्ट हो रही है पोल्यूशन से। हमें खुद क्या काम करना है कि आप प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं जिनसे हम बच सकें, और हम लोगों को किस तरह से अपनी सेहत का ख्याल रखना है, किस तरह से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है ताकि हम सेहतमंद रह सकें। सो आज इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे, देखेंगे स्मॉग किस तरह से हम सबको इम्पैक्ट कर रही है, किस तरह से हम उससे बच सकते हैं, एंड हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एलर्जीज वगैरह ट्रिगर होती हैं बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक रफ़ीक, हु इज़ अ कंसल्टेंट फिजिशियन एट चुगताई मेडिकल सेंटर लालिक चौक, एंड ही इज़ ऑल्सो अ स्पेशलिस्ट इन एलर्जी, asthma and immunology. Thank you so much, sir, for joining us. My pleasure. Very nice. We are very happy to have you. हमारे बहुत सारे सवाल हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अगर खिड़कियों से अपनी बाहर देखते हैं या बाहर वैसे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो अब हमें एक हेज नज़र आना शुरू हो गया है, धुंध नज़र आती है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता ये है क्या चीज़। और हर साल सितंबर या अक्टूबर से ये एक हमारे एटमॉस्फेयर में चेंज आता है और हमें धुआं नज़र आना शुरू हो जाता है। सो ये एक्चुअली है क्या, स्मॉग क्या चीज़ जी है? स्मॉग दो अल्फाज से मिलके बना है, बिल्कुल ठीक है। स्मोक एंड फॉग। बिल्कुल। और उसके कॉम्बिनेशन से स्मॉग एक वर्ड जो है वो बनाया गया था तकरीबन 70-80 साल पहले, जब इस फिनोमेनन को बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा गया था। होता यह है कि बहुत सी चीज़ें जो एनवायरनमेंट में ऑलरेडी मौजूद होती हैं, जैसे कि डीजल फ्यूम्स हैं या गाड़ियों के एग्जॉस्ट हैं या दूसरे और तरीके से कंबस्शंस हैं, कोई इस तरह के पेंट्स हैं जिनसे वेपर्स हवा में खारिज होते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, पार्टिकल मैटर्स हैं जो हवा में मौजूद होती हैं, लेकिन उनकी तादाद अगर ज़्यादा हो जाए। बिल्कुल। और इसके अलावा ये कि विंटर मंथ्स में जब टेम्परेचर ड्रॉप करता है जी। तो वेपर्स और वो पार्टिकल्स और ग्राउंड लेवल ओजोन, ये सारी चीज़ें मिल के और डिफरेंट गैसेस मिल के एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेती हैं जो फिर वहाँ पे एक तरह का ब्लैंकेट बना देती हैं शहर के ऊपर या जो भी जगह है उसके ऊपर, और वो हमें धुंधला और स्मॉग की शक्ल में नज़र आता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। बड़ा क्लियरली आपने बता दिया कि होती क्या चीज़ है। अक्सर लोग यहाँ पे हमारे वैसे मानते भी नहीं है कि स्मॉग मौजूद है या स्मॉग कोई चीज़ है। कितना ज़रूरी है इस फैक्ट को एक्नॉलेज करना कि देयर इज़ समथिंग आउटसाइड जो हमें इम्पैक्ट कर रही है, एंड सेकेंडली वो जो स्मॉग आउट बाहर है वो किस तरह से हमारी सेहत को इम्पैक्ट कर रही होती है। जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को एक्नॉलेज करें हर लेवल के ऊपर, बिल्कुल। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, इंस्टीट्यूशन लेवल के ऊपर, और उससे ऊपर सारे जो भी लेवल्स हैं उनके ऊपर इस चीज़ को, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो हैं उस लेवल के ऊपर, हर लेवल के ऊपर इसको एक्नॉलेज करना ज़रूरी है। इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सी स्टडीज़ मौजूद हैं, ना सिर्फ एलर्जी एज़मा के हवाले से, बल्कि लंग हेल्थ इन जनरल और हार्ट हेल्थ इन जनरल, इन तमाम चीज़ों के हवाले से बहुत सी स्टडीज़ मौजूद हैं कि कि एक्सपोजर टू स्मॉग की वजह से और कंटिन्यूड ज़्यादा एक्सपोजर की वजह से इन तमाम चीज़ों पे बुरा असर पड़ता है। अर्ली बिल्कुल। डेथ जैसे आपने बताया, बिल्कुल। और इमरजेंसी रूम विजिट्स बढ़ जाते हैं। इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है इसको एक्नॉलेज करना, ताकि एक्नॉलेज। इंसान इसके बारे में जो कर सकता है वो कर सके। बिल्कुल, बिल्कुल। और सर ये एनवायरनमेंट जो है वो किस तरह से हमें हमारी सेहत को इम्पैक्ट कर रही होती है? क्या-क्या चीज़ें हैं जो ट्रिगर हो सकती हैं इसकी वजह से? अगर एलर्जीज़ और एज़मा के हवाले से बात की जाए जी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि स्मॉग और ये जो एयर पोल्यूशन है इसकी वजह से एक तो एज़मा ट्रिगर भी होता है,
और ट्रिगर होने का मतलब है कि अगर किसी शख्स को एज़मा है और उसका एज़मा का कंट्रोल पहले बेहतर है या मुनासिब हद तक एज़मा का कंट्रोल है, लेकिन अगर वो पोल्यूशन और स्मॉग से उनका एक्सपोजर है तो उनका एज़मा जो है वो आज़मा अटैक उनको आ सकता है, बिल्कुल उनको इमरजेंसी रूम में जाने की ज़रूरत पेश आ बिल्कुल सकती है। इसके अलावा ये भी एक कुछ लोग कहते हैं कि ना सिर्फ ये कि स्मॉग और एयर पोल्यूशन जो है ये एज़मा, जिन लोगों को ऑलरेडी एज़मा है या एलर्जीज़ हैं, उनकी एलर्जीज़ और एज़मा को ट्रिगर करने का बायस बनती हैं, बल्कि कुछ लोगों का, कुछ एक्सपर्ट्स इन द फील्ड का ये भी ख्याल है कि ये कॉज भी हैं, यानी इनसे ये हो भी सकता है और ज़्यादा ख़राब भी हो सकता है। तो सही दोनों चीज़ें जो है ना, दोनों चीज़ों के लिहाज से वो इम्पेक्ट करता है। बिल्कुल फिर और बहुत सी चीज़ें हैं जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ है इंसान की, और वर्क आवर्स हैं, ये सारी चीज़ें, इनके ऊपर ER विजिट्स हैं, अर्ली डेथ्स हैं, बिल्कुल ये सारी चीज़ों के ऊपर स्मॉग और पोल्यूशन का बहुत बड़ा बहुत इम्पैक्ट बड़ा इम्पैक्ट होता है। ठीक है, एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है शायद इतनी बात भी नहीं होती, वो ये है कि स्मॉग जैसे हम मतलब अगर देखें पाकिस्तान में इट्स अ फिनोमेना दैट हैज स्टार्टेड अपीयरिंग फॉर द पास्ट 5-6 years। उससे पहले तो एज सच नज़र नहीं आती थी, अब तो नज़र आना शुरू होगी। सो अर्ली एक्सपोजर टू स्मॉग यानी अर्ली एज में अगर स्मॉग से एक्सपोजर है वो डेवलपमेंट को किस तरह इम्पैक्ट कर रही होती है? अर्ली एज में भी अगर जितना अर्ली एज पे स्मॉग की एक्सपोजर है उतना ही लेटर ऑन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एलर्जीज और एज़मा के इंसिडेंस ज़्यादा होगा। ये सारी चीज़ें एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ जो हैं उनसे उन्होंने इस पे ज़्यादा रोशनी डाली है। बिल्कुल इट्स नॉट नेसेसरली प्रूवन बियॉन्ड डाउट कॉन्सेप्ट, सही लेकिन इसके बावजूद बहुत से शवाहिद ऐसे हैं जिससे इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे मैंने पहले कहा, जी उनका ख्याल है कि ये चीज़ें डेफिनेटली लिंक्ड हैं विद द इंक्रीज हमें मिल रही है एलर्जीज और एज़मा में वर्ल्ड वाइड, बिल्कुल वो इससे रिलेटेड है। सही किसी ना किसी तरह इम्पैक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, इन जनरल हम बात करें तो स्मॉग में जब लोग फिर रहे होते हैं और स्पेसिफिकली आजकल के दिनों में मैंने देखा है कि खांसी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, फ्लू बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो खांसी और फ्लू के अलावा और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं स्मॉग के इम्पैक्ट के हमारे ऊपर, जो भी डिजीज कॉज कर जी, रहा है वो? अगर तो कोई शख्स एज़मेटिक है, जी यानी कि जिसको पहले से एज़मा है, तो उनके एज़मा के सिम्टम्स जैसे वीजिंग जिसको हम बोलते हैं, जी सांस में सीटी बजना, जी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जी यानी कि ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होना, या खांसी होना, ये जी सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। अगर किसी शख्स को, जिसको हम कहते हैं स्मोकर्स लंग्स है, जी यानी स्मोकिंग की वजह से उनके लंग्स अगर पहले से मुतासर है, तो उनके सिम्टम्स भी बढ़ जाएंगे। सही किसी को अगर आंखों की और नाक की एलर्जीज वगैरह हैं, तो वो सारे सिम्टम्स एग्जैसरबेट हो जाएंगे। सही सही और अगर ज़ाहिर है अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, तो वो हार्ट रिलेटेड इश्यूज उनको बढ़ वो जाता ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। एंड कौन से लोग, जैसे एस्मा वाले तो समझ आता है कि दे आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग एनीथिंग, बट और कौन से ग्रुप्स हैं जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं इन स्मॉग के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनके लिए? स्मोकर्स लंग्स, ठीक है और इसके अलावा हार्ट के पेशेंट्स, ठीक है और इसके अलावा एलर्जीज के पेशेंट, मेरे ख्याल है ये टॉप ऑफ द लिस्ट पे हैं शायद। ठीक है बिल्कुल जी सही है। और इनकी जो जो भी एलर्जीज ट्रिगर होती हैं इनका इम्पैक्ट कितना सवेयर होता है, जी एंड उसको फिर मतलब क्या करना चाहिए वंस यू जी स्टार्ट सीइंग सिम्टम्स? तो क्या जी इम्पैक्ट मतलब एक्शन क्या होना जी, चाहिए? मैं सिविरिटी के लिहाज से, जो आपने, आपका एक टू जी पार्ट क्वेश्चन है टू रियली, पार्ट क्वेश्चन है तो बिल्कुल। मैं सिविरिटी के लिहाज से पहले आपको बता दूं कि जाहिर है कि जब कोई शख्स ER में जाता है, तो उसके अपने इम्पैक्ट है, वेदर इट्स द इमोशनल इम्पैक्ट या मिस्ड वर्क इम्पैक्ट, या इसके अलावा फाइनेंशियल इम्पैक्ट, और इसके अलावा ऑब्वियसली अगर आप किसी भी अस्पताल में जाते हैं, तो देयर इज़ ऑलवेज अ चांस कि वहाँ पे आपको किसी किस्म की कोई ऐसी इन्फेक्शन जो है, क्योंकि हॉस्पिटल में और भी लोग आए होते हैं जिनके पास, जिनको किसी न किसी की इन्फेक्शन हो सकती है। सो देर आर अ लॉट ऑफ रीजंस टू टू बी, अगर इंसान अस्पताल जाने को इंसान हेल्दी हो और उसको अस्पताल ना जाना पड़े, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात इसके अलावा आपने पूछा है कि इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या है। इम्पैक्ट एलर्जीज़ का इन जनरल जो है, वो बहुत सी चीज़ों के ऊपर ओवर सो मैनी ईयर्स
बड़े अच्छे तरीके से देखा गया है। उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ के बहुत सारे क्वेश्चनेयर्स हैं, उसमें डिप्रेशन के क्वेश्चनेयर्स हैं, बिल्कुल उसमें मिस्ड डेज ऑफ स्कूल एंड मिस्ड डेज ऑफ वर्क, लॉस्ट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें बड़ी वेल स्टडीड हैं, और इस एलर्जीज़ का इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है इम्पैक्ट है। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हमने बात कर ली कि ये सारा किस तरह से इम्पैक्ट करता है। अब हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ आए, तो क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं इन एलर्जीज को ट्रीट करने के लिए, एंड स्पेसिफिकली जो लॉन्ग टर्म एलर्जीज फिर आपको इसकी वजह से हो जी जाती हैं, वो किस तरह से ट्रीट होती हैं? देखें, सबसे पहले जो एज़मा पेशेंट्स हैं जी उनके लिए कुछ जनरल प्रिकॉशंस हैं, कुछ स्पेसिफिक रिलेटेड टू स्मॉग सीजन प्रिकॉशन। ठीक है। जनरल प्रिकॉशंस एज़मा पेशेंट्स के लिए ये हैं कि वो अपनी दवाइयाँ जो हैं, जो भी उनको डॉक्टर ने उनको बताई हुई हैं, उनको बाकायदगी से इस्तेमाल करें। अपने इन्हेलर्स, अगर वो इन्हेलर्स पर हैं तो उनको ना सिर्फ ये कि बाकायदगी से इस्तेमाल करें, बल्कि सही टेक्निक से इस्तेमाल करें। सही। और ये दूसरी चीज़ ये है कि जब वो कहीं और घर से बाहर आएँ तो उनकी जेब में उनका इन्हेलर, जो रेस्क्यू इन्हेलर है, वो मौजूद होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इमरजेंसी रेस्क्यू इन्हेलर उनके पास मौजूद होना चाहिए। अ, फिर कुछ स्पेसिफिक टू स्मॉग प्रिकॉशंस जो एज़मा के पेशेंट्स ले सकते हैं, जी अ, वो ये हैं कि ऐसे टाइम पे जब एयर क्वालिटी काफ़ी पुअर हो, अगर मुमकिन हो तो घर से ना निकलें। जी हम सबको चाहिए है कि अगर मुमकिन हो तो हम एक एक शख्स एक एक गाड़ी पे जाने के बजाय कारपूलिंग के भी बजाय मैस जो ट्रांजिट है, अगर पॉसिबल हो, एट सम पॉइंट वी नीड टू मूव इन दैट डायरेक्शन, एग्जैक्टली बिल्कुल। ताकि मैस ट्रांजिट ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हो, ताकि इमिशंस कम से कम हो सके। बिल्कुल फिर यह है कि जो भी चीज़ इंडस्ट्रीज इस किस्म की हैं, जो इमिशंस जिनसे ज़्यादा होती हैं, तो वो उसके ऊपर किसी इदारे के लेवल पे उन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है कि उनको किस तरह से रेगुलेट किया जाए। बिल्कुल क्या हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाने की ज़रूरत है, या हमें ज़्यादा ट्रीज दरख्त वगैरह लगाने की ज़रूरत है, बिल्कुल या कॉम्बिनेशन है ये सारी चीज़ों की बिल्कुल जो हमें करने की ज़रूरत है, ताकि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर एक बचाव है, और एक है ग्लोबल लेवल के ऊपर जो बचाव है, शायद उसमें अगर सब लोग अपना अपना किरदार अदा करें तो शायद हमें अच्छे नताइज मिल सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सही कहा। स्पेसिफिकली जो आप मास ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, अगर हम अभी भी सड़कों पे निकल जाएं तो हमें पता लगता है कि क्या सिचुएशन है, बिकॉज ट्रैफिक जैम्स बहुत कॉमन होना शुरू हो जी गए हैं। आपको हर वक्त बहुत सारे व्हीकल्स सड़क पे नजर आते हैं, चाहे वो रश आवर हो या नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली इम्पैक्ट कर रही होती हैं हमारे इन्वायरमेंट को किसी ना किसी तरह से, और लॉन्ग टर्म में हम लोगों को इसका सोल्यूशन भी देखना है। जी सर, अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल एलर्जीज की जी जो मौजूद होती हैं, तो वो क्या क्या होती जी है? एनवायरमेंटल एलर्जीज दो तरह की होती ठीक है। हैं, टू मेन ग्रुप्स। एक सीजनल होती हैं, ठीक एक है। होती हैं जिसको हम ईयर राउंड या पेरेनियल एलर्जीज कहते हैं। ठीक है। सीजनल वो होती हैं जो स्प्रिंग, समर एंड फॉल में यूजुअली पॉलन्स जो होते हैं, और विंटर में ऐसा कोई पॉलन नहीं नहीं होता होता बिल्कुल। बहुत सारे शहरों में। अम, और फिर जाहिर है कि जो ईयर राउंड एलर्जीज होती हैं वो कैट से हो सकती है, डॉग से हो सकती है, जी और बर्ड्स से भी इवन हो सकती है, या कुछ मोल्ड्स हैं उनसे हो सकती है, ठीक है। और बाकी इस तरह जो भी चीज़ें एनवायरनमेंट में सारा साल मौजूद रहती हैं, बिल्कुल उनसे सारा साल वाली एलर्जीज हो सकती हैं। होता ही है कि वो पार्टिकल्स जो है ना, उनको हम इनहेल करते हैं, और जब हम उनको इनहेल करते हैं, सब लोग रहे होते हैं, लेकिन जो लोग जो भी उनसे कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन जो एलर्जीज से प्रोन हैं, यानी जिनमें ज़्यादा चांस है एलर्जी होने का या जी एज़मा होने का, उनमें फिर ये होता है कि वो उनकी जिस्म में जाके जब वो इनहेल करते हैं तो वो उनमें सिम्टम्स डेवलप होते हैं। अगर आँखों के सिम्टम्स हैं तो आँखों के सिम्टम्स आते हैं, अगर उनको ईयर नोज़ एंड साइनसेस के सिम्टम्स हैं तो उनको अपने इस तरह, और कुछ लोगों को फिर एज़मा वगैरह के सिम्टम्स हैं सिम्टम्स आना वो शुरू हो आते हैं जाते इस हैं। तरह ठीक है, सही। से। कमिंग टुवर्ड्स द प्रिवेंशन पार्ट ऑफ दिस थिंग, कि अब हमने रोकना किस तरह है एनवायरनमेंट के बुरे इम्पैक्ट को अपने ऊपर, क्या क्या स्टेप्स हम लोगों को लेने चाहिए कि हम बच सकें जो भी इन्वायरनमेंट की पोल्यूशन है उससे? इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो हमारी जिम्मेदारियां जी हैं, वो हमें पूरी करने की ज़रूरत है, और इसके अलावा ये ज़रूरी है कि
जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं उनके बारे में हम अवेयरनेस रेज करें। बिल्कुल जी, बिल्कुल ये इस तरह से एक कलेक्टिव एफर्ट के ज़रिए ही ठीक है, इस चीज़ को कंट्रोल में लाया जा लाया सकता जा सकता है। एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स जैसे मास्क पहनना और इस तरह की चीज़ें कितनी ज़रूरी है इस चीज़ को से बचने के लिए? है। मास्क के फ़वाइद और मेरा ख़्याल है कि ये कोविड के बाद दिनों बिल्कुल में तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनमें प्रॉपर मास्क के फ़वाइद जो हैं इफ़ यूज़ प्रॉपरली जी सामने आए हैं। बिल्कुल एज़ फार एज़ पोल्यूशन इज़ कंसर्न्ड या स्मॉग इज़ कंसर्न्ड, कुछ स्पेसिफिक टाइप के मास्क जो हैं वो कारआमद हैं, बट नॉट एवरी मास्क इज़ नेसेसरली इक्वल। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, तो वो देखना चाहिए कि कौन-सी चीज़ रिकमेंडेड है, सही है। इसके अलावा अगर हम बात करें उन लोगों की जो कांस्टेंट काम ही बाहर कर रहे होते हैं, आउटडोर काम कर रहे होते हैं, तो उन लोगों को क्या स्टेप्स लेने चाहिए बचने के लिए? बिकॉज़ उनका तो कांस्टेंट एक्सपोज़र पूरे दिन का होता है। सो वो किस तरह से बच सकते हैं? अ, उसका जवाब भी वही है कि हमें अपने लेवल पे इंडिविजुअल एफर्ट करने की ज़रूरत है। ठीक हमें है, अपने लेवल पे अवेयरनेस रेज करने की ज़रूरत है। अगर उनके लिए जो लोग बाहर काम करते हैं, अगर उनके लिए मुमकिन हो तो वो ऐसे आवर्स में अपना काम शिफ्ट करें जिसमें पोल्यूशन थोड़ी सी कम है। ठीक है, और अगर ये मुमकिन ना हो सके तो वी हैव टू, तो फिर यह है कि हमें वी हैव टू कंटिन्यू टू रेज अवेयरनेस बिल्कुल। ताकि जितनी जल्दी हो सके इस पे काबू पाया जा सके। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। अच्छा इस चीज़ से मुझे एक और चीज़ याद आई कि हम लोगों की न्यूज़ सॉरी, एक में और चीज़, और जी, जी, अगर वो श्योर। कोई दवाई लेते हैं, ये बात हम पहले कर चुके या हैं लेकिन इस मौके पे रिपीट करनी जी, चाहिए। जी, अगर वो कोई दवाई लेते हैं अस्थमा के लिए, एलर्जीज़ के लिए या हार्ट के लिए या या लंग्स के लिए, स्मोकर्स लंग्स के लिए, तो वो उन चीज़ों को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करें। अगर कोई शख्स सिगरेट पीता है तो उसे चाहिए कि वो सिगरेट नोशी से परहेज़ करें, जी, क्योंकि डैमेज लंग्स जो जो सिगरेट की वजह से ऑलरेडी डैमेज लंग्स हैं, वो पोल्यूशन की जो एडेड इंजरी है जी। उसको अच्छी तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकते। सही, बिल्कुल ठीक है। एंड रेस्पिरेटरी जैसे आपने सिम्पटम्स की बात की और जैसे हमारे लंग्स को इम्पैक्ट कर रही होती है, सो वो कौन-कौन सी चीज़ें जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं जो हो सकती हैं बिकॉज़ ऑफ दिस स्मॉग एंड एयर पोल्यूशन? एज़मा अस्थमा एग्जैस्परेट तो हो सकता है, ठीक है। स्मोकर्स लंग्स जो है वो हो सकता है। ओजोन जो हवा में जिसको जी, ग्राउंड लेवल ओजोन बोलते हैं, जी। मौजूद होती है, उससे डायरेक्ट लंग इंजरी हो सकती है। सही, ठीक है। और जैसे मैं पहले बात करने लगी थी, आपने कहा कि स्मोकर्स लंग्स होते हैं लोगों को जो स्मोकिंग कर रहे होते हैं, बट उसके अलावा अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आ रहा था कि लाहौर में जो लोग रह रहे हैं स्पेसिफिकली उनकी एयर इतनी ख़राब है कि वो 10 सिगरेट्स पर डे पिएँ तो उतना डैमेज उनके लंग्स को हो रहा है। सो इज़ इट साइंटिफिकली प्रूवन ऑल्सो मतलब इतना इम्पैक्ट हो रहा होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स एक नंबर है, जी, और जो इशू होता है, और इट गोज़ फ्रॉम, वो 0 से 500 तक उसका एक स्केल है, जी, और उसमें 50 इज़ कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल, जी, और 100 तक भी, 50 इज़ कंसिडर्ड फाइन एंड 100 तक एक्सेप्टेबल समझा जाता है। और लाहौर का इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। बिल्कुल, और इसी वजह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, द एयर वी ब्रीथ फॉर एग्जांपल। या लेकिन जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं कि हम कम से कम अपने हाथ से पकड़ के सिगरेट ना पिए, बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ों के बारे में इंसान को कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। एक एस्पेक्ट जो हमने शायद डिस्कस नहीं किया आई थिंक वो भी इम्पोर्टेंट है और बड़ा पर्टिनेंट है इसके लिए कि बच्चों को किस तरह से इम्पैक्ट कर रही होती है बिकॉज एक हमारा जो बचपन से हम लोग सुनते हैं वो ये है कि बाहर जाके खुली हवा में खेलना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों जी के लिए और उनकी डेवलपमेंट के लिए और सब माएँ पहले भेज भी रही होती थी बच्चों को जी। बाहर। सो वो चीज़ किस तरह बच्चों को किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है जो स्पेसिफिकली बाहर खेल रहे होते हैं और इनहेल कर रहे होते हैं? ये एक ऐसी चीज़ है जो ज़ाहिर है हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे बाहर जाके एक हेल्दी तरीके से बिल्कुल। खेलें या सेफ एनवायरनमेंट में खेलें और जी, एक्सरसाइज करें। और एट द सेम टाइम स्मॉग वगैरह में जब इंसान एक्सरसाइज अगर करता है, ब्रीदिंग भी तेज़ होती है और हार्ट बीट भी तेज़ होती है। ऐसे मौके पे इनहेल भी ज़्यादा करता है जी, इंसान। तो ये चीज़ जो है ना, ये एक ऐसी, एक इसमें बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, और इन महीनों में ख़ास तौर पे जब एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर हो और वार्निंग वगैरह इशू हुई हो, ऐसे मौके पे
एक्सरसाइज के लिए बाहर बच्चों को नहीं निकलना चाहिए। बिल्कुल सही है। एंड बच्चों की भी सिमिलर डिजीजेस ही ट्रिगर हो रही होती हैं, जैसे एडल्ट्स को इम्पैक्ट कर रही होती है, बच्चों को भी उसी तरह इम्पैक्ट कर रही होती है, या डिफरेंट इम्पैक्ट होता है बच्चों पे? बच्चों को भी एलर्जीज और एज़मा वगैरह इम्पेक्ट हो सकता है, होता है बच्चों में आमतौर पे। मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें ज़्यादा देखने में आती हैं बिल्कुल सही। बनिस्बत दूसरी चीज़ों के। सही। और इरिटेशन ऑफ एयरवे एंड आइज एंड लंग्स वगैरह irritate। बिल्कुल बिल्कुल सही है। एंड आपसे इन जनरल ये पूछना चाहूंगी, बिकॉज यू आर प्रैक्टिसिंग स्पेसिफिकली इन लाहौर, सो आपने पेशेंट और डिजीज ट्रेंड में क्या डिफरेंस देखा है, ये जो ये वाला स्मॉग वाला टाइम है इस टाइम में और बाकी टाइम में? इस टाइम पे ये होता है कि एज़मा का ट्रिगर जो है वो ज़्यादा एज़मा ट्रिगर हो जाता है, ठीक पेशेंट्स जो है। हैं उनकी कंप्लेंट्स थोड़ी बढ़ जाती हैं, ठीक है। डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग और जो भी उनके सिम्टम्स हैं, ईआर विजिट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। और कुछ लोगों में अगर ऑलरेडी अगर उनको मॉडरेट टू सीवियर एज़मा है और ये स्मॉग का ट्रिगर उनको मिलता है, तो ये इसकी वजह से उनमें हॉस्पिटलाइज अस्पताल में दाखिल होना, इमरजेंसी रूम में जाना, दवाइयाँ का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं इनके अंदर। जी ठीक है। कमिंग टू इट्स एंड, आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जो भी लोग हम लोगों को देख रहे हैं और इस स्मॉग और पूरी चीज़ से परेशान है, उनको एडवाइस क्या देना चाहेंगे? क्या उन लोगों को चीज़ें फॉलो करनी चाहिए? कोई चीज़ जो आप कहना चाहें उन लोगों से? स्मॉग के लिहाज से मैं दो तीन चीज़ें समझता हूँ कि हमें करनी चाहिए। एक तो ये कि अगर डॉक्टर ने हार्ट या लंग्स की कोई दवाई प्रिस्क्राइब की हुई है तो उसको रेगुलरली इस्तेमाल करें। सिगरेट वगैरह के एक्सपोजर से बचें। इवन अगर स्मॉग की वजह से हम और भी कुछ भी इनहेल कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम सिगरेट भी साथ ही इनहेल करें बिल्कुल। टू ऐड टू दैट प्रॉब्लम। या ये नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि हमें अपनी इंडिविजुअल जिम्मेदारियाँ स्मॉग के लिहाज से निभानी चाहिए, और इसकी अवेयरनेस जो है वो रेस करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसको आज हमने एड्रेस किया है, बिकॉज ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो ग्रो भी कर रहा है और जी इम्पैक्ट भी ज़्यादा होना शुरू हो गया है। और स्पेसिफिकली जब स्मॉग नज़र आना शुरू हो जाती है, उस टाइम पे हमने बड़ा नोटिस किया कि खांसी और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जी जाती हैं। बिल्कुल। सो इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सो वी आर वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गिविंग अस योर टाइम। आप लोगों से मैं कहूँगी कि आप लोगों ने जो ये पूरा सेशन देखा है, ज़रूर जितनी भी बातें इसमें हुई हैं उनको नोट करके रखें, उनको फॉलो करें, बिकॉज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सेहतमंद रहें। और जैसे ऑन एंड ऑफ कोई ना कोई डिजीज़ आ रही होती है, इन सब से बचने के लिए हमें इंटरनली हेल्दी होना बड़ा ज़रूरी है। सो अपनी सेहत का ध्यान रखें। कोई सिम्टम्स अगर आपको फील होते हैं जो इससे रेलिवेंट है तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं, अपना कंप्लीट चेकअप करवाएं, ट्रीटमेंट जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मेडिकेशंस अपनी नहीं छोड़ें, वो टाइम पे लें। तो इन सब चीज़ों ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और एक चीज़ अंडरस्टैंड करना और बहुत ज़रूरी है कि एयर पोल्यूशन जो है वो सिर्फ इस टाइम पे सर्दियों में नहीं होती, वो पूरा साल होती है। इस टाइम पे सिर्फ वो आपको इम्पैक्ट ज़्यादा कर रही होती है, आपको नज़र आ रही होती है। सो एयर पोल्यूशन के खिलाफ जो भी आपने एक्शन लेना है पूरे साल लेते रहना और अपने आप को, अपने बच्चों को बचा के रखना है। कोई भी चीज़ जिसके बारे में आपको मालूमात चाहिए, कोई सर्विस अगर आपने जिसके बारे में जानना है, या डॉक्टर फ़ारूक से अगर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, तो आप हमारे यूएन पे कॉल कर सकते हैं जो है 0311145678 और हमें आपका फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको कैसे लग रहे हैं सेशंस। कोई और सजेशन हो तो वी आर ओपन टू दैट। एंड हम इंशाल्लाह दोबारा आएंगे विद अनदर सेशन टू हेल्प यू ऑल स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।